तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। कहते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी अगर फिजिक्स को समझना हो तो समझने के लिए जो है वो हमें उसकी भाषा आनी चाहिए। भाषा क्या है यहाँ पर? मैथमेटिक्स है, ठीक। और दूसरे तरीके से कहा गया कि ये मैथमेटिकल टूल्स है। जब तक ये अपने पास हथियार नहीं होगा, औजार नहीं होगा, हम लोग फिजिक्स समझ नहीं सकते, ठीक है। तो होता क्या है कि इस मैथमेटिक्स में हम लोग कई ऐसे मैथमेटिक्स सीखेंगे जो अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ा है। हम लोग 9th 10th में जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। वो मैथमेटिक्स जो है 11th में इन पहले वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का, वहीं से स्टार्ट हो जाता है आना, और इसलिए ये मैथमेटिक्स जो है पहले जानना जरूरी है। तो हम लोग शुरू में स्टार्ट करेंगे कि अपने जो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होते हैं उसमें से कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, किस तरह से वेरी करते हैं, सारी चीजें हमें समझना है। तो जैसे कोई क्वांटिटी होता है तो क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे गैस कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। और वेरिएबल का मतलब है जैसे कार की स्पीड है, चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, टाइम चेंज होता रहता है ना। तो वेरिएबल का मतलब हो गया क्वांटिटी विच चेंजेस, और ये हो गया क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंडेंट का मतलब है ऐसे वेरिएबल्स जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। विच डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट का मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल्स। अगर एग्जाम्पल खोजा जाए तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया टाइम, है ना। टाइम जो है वो अपने आप चेंज होता रहता है, वो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है ना। अच्छा, डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल हो सकता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बैंक में किसी ने पैसा जमा कर रखा है तो पैसा जो है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, तो वो जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हाइट के साथ में जो है वो देखेंगे कि ऊपर जाने पर प्रेशर जो है वो कम होता रहता है, तो हाइट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो प्रेशर है वो डिपेंडेंट हो गया हाइट पर, ठीक है। तो डिपेंडेंट का एक एग्जांपल दे सकते हैं, मनी इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, और 2 तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनको रिलेट करना जो है
उसको कहा जाता है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को रिलेट करता है। इट रिलेट्स द टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हो वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ पर हम लोग जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर जाते हैं तो वहां पर जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। डिफरेंट हाइट पर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ बदलते रहे तो भी टाइम पीरियड चेंज होगा। तो एल और जी चेंज होते रहेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होता रहेगा, है ना। तो इसमें से कुछ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इनको रिलेट करना जो है वो फंक्शन से रिलेट किया जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज फंक्शन ऑफ एल एंड जी। ये तो फिजिक्स का एक इक्वेशन हो गया। नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें तो मैं जैसे लिख देता हूं कि y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो आप देखेंगे कि यहां पर y और x ये दोनों का एक रिलेशन है ना। तो अगर सिर्फ इसको आप देखें तो ये जो f है, f सिंबल है फंक्शन का, तो ये कहता है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग ये समझेंगे, इसका मीनिंग है y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, कि जो y वेरिएबल है वो x पर डिपेंडेंट है। यहां पर जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी x की वैल्यू जो है हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं और x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे तो y की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि f0 पता करना है, f0 का मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखनी है, तो मैं रखूंगा 3 0 स्क्वायर प्लस 2 0, है ना। ये कह रहा है कि फंक्शन जो है y जो है x का फंक्शन है, तो x की वैल्यू 0 रखने के लिए यहां पर कहा गया है। तो या जहां जहां x होगा वहां वहां 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब कोई कहता है कि f1 पता करो, तो f1 का मतलब क्या हुआ कि जहां x है वहां पर 1 जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 2, फिर x है तो वहां पर भी 1 रखेंगे। तो देखेंगे कि ये हो जाएगा 3 + 2 5। और कोई कहता है कि f-1 पता करो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x के जगह पर -1 रखेंगे, यहां भी x है तो फिर से -1 रखेंगे। तो ये जो है ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2 यानी कि +1। तो इस तरह से जो है फंक्शन की वैल्यू पता करी जा सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कहा गया फंक्शन यही दे दिया, यही ले लेते हैं फंक्शन। सपोज अपने पास एग्जाम्पल है y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें कहा गया है फाइंड f ऑफ 0, ये फाइंड करना है, या f ऑफ 1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि एफ ऑफ, ये जो वैल्यू है F1, ये वैल्यू हमने पहले पता किया है। यहां पर F1 कितना आया है 5, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ, ये पूरा जो टर्म है F1 उसकी वैल्यू यहां 5 आई है, तो मैं यहां पर 5 रख दूंगा। तो इसका जो सिंपलर फॉर्म है वो ये है। ठीक, अब देख सकते हैं कि यहां पर F5 निकालना है। F5 का मतलब कि x के जगह पर 5 आ गया, तो इसमें जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 3 5 स्क्वायर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 10, इसका मतलब आ गया 85। तो ये जो भी फंक्शन की वैल्यू पूछी गई थी वो जो है 85 आ गया। ठीक, अब जो है ये जो फंक्शन होते हैं ये कई तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, फिर जो है इनवर्स फंक्शन भी होता है। तो कई तरह के फंक्शन होते हैं। इनमें से कुछ फंक्शन जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है हम लोग जैसे जानते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन x, मतलब साइन x क्या है, एक फंक्शन है। हमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रखा है, तो थीटा के जगह पर यहां पर x रख दिया गया है। उसी तरह से एक फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसको हम लोग लॉग कहते हैं, ये होता है log x या log x स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू e पावर x, e पावर माइनस x हो सकता है, e पावर x स्क्वायर हो सकता है। इनवर्स फंक्शन होता है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं fx की वैल्यू ये हो गई, यहां पर fx की वैल्यू हो गई e पावर x, और यहां पर होगा y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू जैसे tan इनवर्स x हो गया, है ना। इनका हालांकि मतलब हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समझना है। अभी हम लोग आएंगे कहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, एंगल कैसे मेजर करते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि एंगल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है ना, सर्किल है, एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं, इसमें से ये आर्क लेंथ है। इस आर्क लेंथ को हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो एंगल है ये थीटा है, और इस सर्किल का रेडियस है आर। तो जब भी हम लोग एंगल की बात करते हैं तो एंगल को लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, है ना, यानी कि एस डिवाइडेड बाई आर, ये होता है एंगल। और जो एंगल है इसका यूनिट जो है वैसे तो कई सारे होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, और एक ग्रेड होता है। हम लोग यहां पर सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन के बारे में, क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये सिर्फ दो ही टाइप के एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, या इनसे मुलाकात होती रहेगी बीच बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे थीटा है ना, तो ये होता है एस बाई आर, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है।
तो रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका यूनिट होता है। तो कई बार हमें जरूरत पड़ता है कि एक यूनिट में एंगल दिया हुआ है, दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो हमें डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कोई ये पॉइंट है, तो पॉइंट के चारों तरफ अगर सारे एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री भी होता है और साथ में 2 पाई रेडियन भी होता है। तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एंगल है वो एक यूनिट में दिया है तो दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि डिग्री में जो है वो डी एंगल दिया हुआ है, गिवन एंगल इज डी डिग्री। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि 1 डिग्री इतना रेडियन के इक्वल है, तो डी डिग्री कितना रेडियन के इक्वल होगा? तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इतना के इक्वल है, तो डी डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी इंटू पाई बाई 180। ये डी क्या है? डिग्री में एंगल दिया हुआ है, तो रेडियन में निकालेंगे तो आएगा इतना रेडियन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला है एक तरह से, इसको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एंगल जो है, एंगल दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से जो डी है, डी की वैल्यू 90 दी हुई है। तो अब रेडियन में निकालेंगे, ये एग्जांपल बता रहा हूं। तो एंगल इन रेडियन, तो रेडियन में निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, डी को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। डी इंटू पाई बाई 180, डी की वैल्यू 90 है, इंटू पाई बाई 180, तो देखेंगे कि ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, उसी तरह से मान लेते हैं कि जो एंगल है डी, ये दिया गया है हमें 60 डिग्री। तो एंगल जब रेडियन में निकालेंगे, एंगल इन रेडियन, तो ये आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, डी इंटू पाई बाई 180, डी की वैल्यू है 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, मतलब ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो जिस तरह से हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम लोग रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एंगल इन रेडियन टू डिग्री। रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि एंगल गिवन इन रेडियन इज आर रेडियन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां से जो बेसिक रिलेशन है इसको देखते हैं। ये कहा गया है कि
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इतना डिग्री के इक्वल है, तो r रेडियन कितना डिग्री के इक्वल होगा? तो एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू r इंटू 1 रेडियन इतना डिग्री के इक्वल है, तो r रेडियन हो जाएगा r इंटू 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। यहां पर जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो d को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे d दिया हुआ है, तो किसी में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, किसी में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। जिसमें रेडियन में निकालना हो तो पाई ऊपर रखेंगे, जिसमें डिग्री में निकालना हो तो 180 डिग्री ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये रूल है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास जो एंगल दिया हुआ है, एंगल इन रेडियन इज 2 पाई बाई 3। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अपने पास जो r दिया गया है, r है 2 पाई बाई 3 रेडियन में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 पाई बाई 3 r की वैल्यू इंटू 180 बाई पाई इतना डिग्री हो गया ये एंगल। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो 60 इंटू 2 120 डिग्री, यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन जो था वो 120 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ऐसा मान लिया जाए कि रेडियन में जो एंगल दिया गया है वो हमें दिया गया है 5 पाई बाई 6, ये रेडियन में दिया हुआ है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। r की जो वैल्यू है ये है 5 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ऊपर रहेगा, और जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो जैसे यहां करना था तो पाई ऊपर रहता है ना। तो यहां पर पाई और पाई हमने कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ 150 डिग्री। तो इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आते हैं कि एंगल मेजर करने के लिए एक साइन कन्वेंशन भी है। वो साइन कन्वेंशन जो है हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम लोग स्लोप निकालते हैं किसी लाइन का, तो उसमें इस साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो साइन कन्वेंशन ये है कि जब भी हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया गया तो पॉजिटिव एंगल माना जाता है। एंगल measured in anti-clockwise sense is taken positive। ठीक, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता है, जैसे कि ये वाला एंगल है यहां से इधर, इस एंगल को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये हो गया पॉजिटिव एंगल और ये हो गया निगेटिव एंगल। तो एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज
टेकन एज निगेटिव। तो एंगल मेजर करने के लिए तो साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बारे में हम लोग फिर से समझेंगे, क्योंकि ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा होता है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे कि उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट साइड, इसके जस्ट ऑपोजिट में। इसके एक एडजेसेंट में दो हैं, तो जो बड़ा वाला है इसको तो हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, और जो दूसरा वाला एडजेसेंट में, इसके थीटा के एडजेसेंट, इसको एडजेसेंट साइड ही कहा जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि थीटा के जस्ट ऑपोजिट में ऑपोजिट साइड, और इसके एडजेसेंट में दो होते हैं, एक बड़ा वाला होगा तो हाइपोटेनस और दूसरा वाले को एडजेसेंट कहेंगे, ठीक। अगर मैं ये मान लूं कि इसका जो हाइट है, इसका जो लेंथ है वो है h, एडजेसेंट साइड का जो लेंथ है ये है b, और ये जो हाइपोटेनस है इसका लेंथ है h, है ना। हाइपोटेनस को h रख देते हैं, इसको मैं रख देता हूं l, है ना। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन थीटा हमेशा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी ऑपोजिट साइड हो गया l डिवाइडेड बाई h। ये इसका डिफिनीशन है। उसी तरह से जब हमें cos थीटा निकालना होगा तो cos थीटा में क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड का लेंथ है b डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है h। अब साइन थीटा और cos थीटा पता है तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे tan थीटा। tan थीटा का डिफिनीशन होता है ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड का लेंथ है l और एडजेसेंट साइड का है b। उसी तरह से एक होता है cot थीटा। cot थीटा जो है इसको कहा जाता है कि यह आता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई ऑपोजिट साइड, यानी कि b बाई l। तो ये एक्चुअली में इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहा जाता है कि ये साइड्स के रेशियो बताते हैं, है ना। आप देखेंगे कि जो tan थीटा है, अगर मैं साइन को cos से डिवाइड करूं तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट आ जाएगा ये वाला। तो इसको मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा भी लिख सकता हूं। उसी तरह से जो cot थीटा है, अगर मैं cos को साइन से डिवाइड करूं तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट वाला आ जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है इस cos का उल्टा, यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, यानी कि h डिवाइडेड बाई b। ये सेक थीटा हो गया। उसी तरह से और एक होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस बाई ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, यानी h डिवाइडेड बाई l। इसको हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये जो सेक थीटा था इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू जो है, कुछ वैल्यू कुछ एंगल के लिए वैल्यू जो है हमें याद रखनी होती है। तो वो इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज हैं वो हमें याद रखना है। तो उसको मैं एक टेबल में लिख देता हूं, हालांकि आपको बहुत सारा जो है इसमें से याद भी होगा। इम्पोर्टेंट वैल्यूज, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे वैल्यूज हैं, इनको हम लोग
इसमें रखेंगे। तो जैसे एक तो ये हो गया, फिर ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर रखेंगे एंगल, और एंगल का मतलब हो गया थीटा, और इसमें रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे ये हो गया साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और एक और रो बना देते हैं, इसमें हम लोग रखेंगे कॉसेक थीटा। एंगल 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, और 90 डिग्री रखेंगे। चाहे तो 180 डिग्री भी रख सकते हैं, है ना। तो जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री जो है ये होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। जबकि साइन 180 डिग्री लिखेंगे तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री पर हो जाता है 1, 30 डिग्री पर हो जाता है √3/2, 45 डिग्री पर होता है 1/√2, 60 डिग्री पर होता है 1/2, 90 डिग्री पर होता है 0, और 180 डिग्री पर हो जाता है ये -1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टैन थीटा पर। तो टैन थीटा की वैल्यू जो है साइन बाई कॉस होता है, यानी 0/1 तो 0 हो गया। फिर टैन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, इतना करेंगे तो 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, टैन 60 डिग्री हो जाएगा √3, और टैन 90 डिग्री जो है ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करना हो तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग पता कर सकते हैं, टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये 1, 1/√3, 0, और ये जो है कॉट थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी, ठीक। उसके बाद आता है सेक थीटा। तो जो सेक थीटा है इसकी वैल्यू होता है 1/cos थीटा, यानी ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, फिर 2, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा -1। उसके बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो इसको देखेंगे उसका उल्टा होगा यानी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, 2/√3, फिर यहां पर रखेंगे 1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो वैल्यूज हैं वो कुछ वैल्यूज याद रखने हैं, है ना। और एक और जो है हम लोगों के ट्रायंगल याद रखना होगा, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल है 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री, है ना। तो बार बार 37 डिग्री और 53 डिग्री के एंगल के जो रेशियोज होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो याद रखना है। इस तरह से 37 के सामने वाला साइड का लेंथ 3 लिया जाएगा, 53 के सामने वाला साइड का लेंथ 4 और 90 के सामने वाला 5। तो ये 3, 4, 5 ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल याद रखना है।
ये ट्रायंगल याद होगा तो इसमें साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन 37 डिग्री का, तो साइन 37 डिग्री देख सकते हैं कि इसमें होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, यानी 3/5 हो जाएगा। कॉस 37 निकालना हो तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस 4/5। अगर साइन 53 निकालना हो, ये एंगल है, ये एंगल हो तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनस यानी कि 4/5। कॉस 53 निकालना हो तो 53 है तो इसका एडजेसेंट साइड 3 और ये 5, तो 3/5 हो जाएगा। साइन कॉस आ गया तो बाकी टैन कॉट सेक कॉसेक सब निकल जाएगा, है ना। तो एक तो ये ट्रायंगल याद रखना है और ये वैल्यू याद रखना है। इसमें से 180 का वाले याद रखें या नहीं रखें, ये वाले सारे बाकी याद रखना है, ठीक है।